सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल जेना और जेमी को देखते हैं। ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेमी की मौत हो जाती है। अब स्टोरी 3 साल बाद में शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम जेना की फ्रेंड रेनी को देखते हैं। वो जेना को वीकेंड ट्रिप पर लाई है। जेना अभी तक उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाई है। इस ट्रिप पर इन लोगों के साथ में रेना का बॉयफ्रेंड माइकल और उसका फ्रेंड इयान भी यहाँ आए होते हैं। एक्चुअली रेना अब चाहती थी कि जेना पिछली बातों को भुलाकर मूव ऑन कर ले और वो इयान के साथ में दोस्ती करे, क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से किसी को भी डेट नहीं किया है। इयान को जेना पसंद थी, लेकिन जेना अभी उसे कोई भी भाव नहीं देती है। अब ये चारों लोग एक बोट पर बैठकर पास के लेक साइड के एक कैबिन की ओर जाते हैं। ये जो कैबिन था वो इयान के अंकल वेड का होता है। वेड इन सभी लोगों का किनारे पर वेलकम करते हैं। अब शाम हो जाने पर सभी लोग साथ में जब डिनर कर रहे थे तो इस दौरान हम देखते हैं कि जेना और इयान के बीच में कुछ अच्छी सी बॉन्डिंग होने लगी है। अब वेड डिनर के दौरान उन्हें आज एक होने वाली पार्टी के बारे में बताता है। वो पार्टी में जाने वाला था और उसने इन लोगों के लिए पास भी ले लिए होते हैं। डिनर के बाद में वेड कुछ काम से बाहर चला जाता है और वो अब इन लोगों को पार्टी में मिलने वाला था। अब जैसा कि पार्टी होने में भी काफी टाइम है, इसीलिए माइकल और इयान कहते हैं कि क्यों ना हमें चल के यहाँ के सौना में रिलैक्स करना चाहिए। वो दोनों लोग कपड़े उतार कर अंदर चले जाते हैं। रेनी जेना को भी उसे उसके अंदर चलने को कहती है, जिस पर जेना कहती है कि ठीक है, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। जेना अपने कमरे में जाती है। वो जेमी को याद करते हुए उसकी रिंग निकालती है, क्योंकि अब जेना मूव ऑन करने का सोच रही थी। वो रिंग को अपनी दवाइयों के साथ में ड्रॉर में रख देती है। इस तरफ तीनों लोग सोना में आके यहाँ बैठे होते हैं और कुछ ही समय में अब जेना भी यहाँ आ जाती है। जेना यहाँ अपने साथ में पानी की बोतल लाई थी, जबकि इयान और माइकल यहाँ बियर पी रहे थे। इयान अब सभी को अपने अंकल वेड के द्वारा बनाए गए इस रूम के बारे में बताता है। वो अपने सामने रखी हुई गर्म पत्थर पर पानी डालता है जिसमें से स्टीम निकलती है। इस सोना रूम के अंदर और बाहर दोनों तरफ कोई लॉक नहीं है, जिससे कि कोई इसके अंदर ना फंस जाए। यहाँ पर कुछ ही देर बैठने के बाद में सभी को अब पसीना आने लगता है। इयान फिर इसके बाद में कहता है कि क्यों ना हम सबको एक बार लेक में जाके डुबकी लगा के आना चाहिए। वो सभी लोग सोना से निकलकर पास के लेक में जाके नहाने लगते हैं। उन सभी को अब दोबारा ठंड लगने लगती है, जिससे वो लोग फिर से सोना रूम में जाकर फिर से रिलैक्स करने लगते हैं। अब ये लोग कुछ टाइम ऐसा ही करते हैं। इस बीच में माइकल काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और उसने वीड भी ले ली थी, जिससे अब उसे काफी ज्यादा नशा होने लगा है। रेनी को ये सब पसंद नहीं आता है, जिससे वो उस पर गुस्सा करती है। रेनी सोना के अंदर चली जाती है और बाहर यहाँ पर माइकल का मूड अब काफी खराब हो जाता है, जिससे वो अनजाने में कुछ चीजों को सोना के डोर पर गिरा के वहाँ से चला जाता है। इयान माइकल को लेने के लिए यहाँ पर बाहर जाने वाला था, लेकिन रेनी उसे बाहर जाने से रोक देती है। रेनी का मूड काफी खराब हो गया था, जिससे उसे अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था और वो वापस अब अपने कमरे में जाने लगती है। लेकिन अब जब वो डोर ओपन कर रही थी तो ये डोर ओपन नहीं हो रहा था। इयान भी इस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दिखने में ही लग रहा है कि डोर काफी अच्छे से फंस चुका है। अब ये देख के जेना काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो सभी लोग इस हाई टेम्परेचर रूम में फंस चुके हैं। रेनी चिल्लाते हुए बाहर माइकल को आवाज लगाती है, लेकिन यहाँ से किसी की भी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। इन सबको अभी लग रहा है कि शायद माइकल इनके साथ में प्रैंक कर रहा है। इयान भी उसे आवाज लगाते हुए डोर को खोलने को कहता है, लेकिन बाहर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब इतने में जेना को पैनिक अटैक आने लगता है, क्योंकि उसने आज अपनी दवाई नहीं ली थी। तीनों लोग सोचते हैं कि अगर माइकल नशे के ओवरडोज में बेहोश हो गया होगा तो फिर वो सीधा सुबह ही जगेगा। वेड भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टी में गया है। इस रूम में एक छोटा सा ग्लास विंडो था। इयान जब इससे बाहर देखता है तो उसे जल्द ही पता चल जाता है कि डोर को बाहर से कोई न कोई चीज ब्लॉक कर रही है। सभी लोग काफी डरने लगे हैं, क्योंकि अगर वो जल्द से यहाँ से नहीं निकले तो फिर वो मारे जाएंगे। धीरे धीरे हीट और बढ़ती जाती है और जो इसका हीट कंट्रोलर है वो बाहर लगा हुआ है। रेनी काफी ट्रिगर हो चुकी होती है। वो एक लकड़ी के टुकड़े से ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है। इयान भी बीच में रखे गर्म पत्थर को बाहर निकालने का ट्राई करता है। पत्थर को निकालने के बाद में वो इसको पहले पानी से ठंडा करता है, फिर इसी पत्थर की मदद से वो ग्लास पर तेजी से मारता है। इयान को इससे काफी चोट लग जाती है, लेकिन किसी तरह आखिरकार वो इस शीशे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब ग्लास टूट जाने के बाद में इन्हें कुछ फ्रेश एयर मिलती है। यहाँ से वो चिल्ला के हेल्प मांगने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ बाहर कोई है ही नहीं। अब इसी दौरान इनको पता चलता है कि एक लकड़ी का लैडर दरवाजे को ब्लॉक किए हुए है, जिससे ये जो दरवाजा है वो खुल नहीं रहा है। इयान किसी तरह टॉवल में पत्थर को लपेट कर स्टेयर्स को हटाने का ट्राई करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। धीरे धीरे करके यहाँ सोना में टेम्परेचर और भी बढ़ने लगता है। रेनी इयान से इस थर्मल इंडिकेटर को तोड़ने को कहती है, जिससे कि शायद यहाँ
का हीटर बंद हो जाए, लेकिन इयान उसे मना करते हुए कहता है कि अगर ये टूट गया तो शायद ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगे। यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 247 डिग्री सेल्सियस है और अगर उसने ऐसा किया तो इन लोगों के बचने की उम्मीद और भी कम हो जाएगी। जिना भी उसे ऐसा करने से मना करती है। दोनों में इस बात को लेकर अब बहस हो जाती है। अब इयान थोड़ा आइडिया लगाता है। वो पास के बल्ब को देखकर सोचता है कि अगर वो इसमें छेड़छाड़ करके इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो फिर यहाँ का फ्यूज उड़ जाएगा और यहाँ का जो हीटर है वो भी बंद हो जाएगा। इयान एक गीले कपड़े की मदद से बल्ब को शॉर्ट सर्किट करता है, लेकिन इसकी वजह से रूम के सारे बल्ब ही फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज अभी भी नहीं उड़ा था और पसीने से गीला होने के कारण इयान को करंट भी लग जाता है। पूरे रूम में अब अंधेरा फैल गया है और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद में बाहर से वेड के डॉग के भौंकने की आवाज आती है। वो सभी लोग उस डॉग को चिल्लाते हुए बुलाते हैं। डॉग भी शायद समझ गया है कि ये लोग मुसीबत में हैं। जिसके बाद में वो डॉग वेड के पास में जाता है। यहाँ पर वेड फेस्टिवल में पटाखे छुड़ा रहा था। डॉग वेड के पास में जाके भौंकने लगता है, जिससे वेड को जल्द ही समझ आ जाता है कि उसका डॉग उसे घर चलने को कह रहा है। वेड अपने ट्रक से यहाँ से निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे यहाँ पर माइकल मिलता है। वेड ट्रक को रोक के उससे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। अब माइकल फ्लैशबैक याद करता है जब वो नशे की हालत में सो गया था और जब वो सो की जगह तो उसे घर पर यहाँ कोई भी नहीं मिला। उसने कैबिन के हर जगह उसके फ्रेंड्स को ढूंढा सिवाय सोना रूम के, जिससे उसको लगा कि सभी लोग उसे छोड़ के चले गए। वो भी पार्टी के लिए चला जाता है, लेकिन पार्टी का पास ना होने के कारण उसे एंट्री नहीं मिली। इसके बाद में अब रास्ते में उसे वेड मिला। वेड माइकल से कहता है कि हमें चल के कहीं चिल करना चाहिए और इस बीच में वेड अपने डॉग के इशारे को भी नजरअंदाज कर देता है। इस तरफ सोना के अंदर सभी की हालत काफी खराब होती जा रही होती है। इनके पीने का पानी भी खत्म होने लगा है। रेनी अब इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिससे वो अब इस पत्थर को उठा के यहाँ के डिवाइस को तोड़ने वाली होती है, लेकिन जिना उसे रोकते हुए ये कहती है कि तुमने अगर ऐसा किया तो हालत और भी खराब हो सकते हैं। इस बात को लेकर अब इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, जिससे अनजाने में जिना से पत्थर रेनी के सर पर लग जाता है। रेनी इससे बेहोश हो जाती है। इयान चेक करता है कि कहीं वो मर तो नहीं गई, लेकिन वो जिंदा होती है। रेनी का खून बह रहा था और अगर उसका ट्रीटमेंट जल्द ही नहीं किया गया तो वो मर सकती है। जिना बिल्कुल असहाय होती है। वो पैनिक हो जाती है कि वो अब क्या करे, इसलिए वो अब खुद ही पत्थर को उठा के उस डिवाइस को तोड़ देती है। लेकिन डिवाइस तोड़ने का जो खतरा ये लोग सोच रहे थे वैसा ही होता है। अब यहाँ का टेम्परेचर और भी तेजी से बढ़ने लगता है। टेम्परेचर ज्यादा हो जाने से इयान का माइंड काबू से बाहर हो जाता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जिना इसे देख के बेहद ही डर जाती है। इयान कुछ भी करके यहाँ से जल्दी से निकलना चाहता है। वो हीटर को अब हिलाने लगता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। जिना का माइंड भी काम नहीं कर रहा था। इयान उस हीटर में लगे पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे गैस लीक होती है, जिससे अब यहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से डोर खुलता है और जिना यहाँ से बाहर जाकर ढेर सारा पानी पीती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है, लेकिन अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है और उस ब्लास्ट की वजह से इयान मारा गया और जेना को भी कुछ चोटें आई। लगातार हीटर की गैस लीक हो रही होती है। कुछ समय बाद में रेनी को होश आता है। जेना उसे टॉवेल से लपेटकर विंडो के पास में ले आती है ताकि उसे फ्रेश एयर मिले। जेना किसी तरह लकड़ी की हेल्प से गैस की लीकेज को रोक लेती है, लेकिन गर्मी यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ समय बाद में माइकल घर पर आता है। वो देखता है कि उसके फ्रेंड अभी भी नहीं आए हैं। वो सोफे पर आकर अब बैठता है और अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो नशे में था तो उससे गलती से ये डोर कैसे ब्लॉक हुआ। माइकल ने नशे की हालत में स्टेयर्स को डोर के पास में रख दिया और कुछ समय बाद में डोर लॉक हो गया और अंदर ये लोग ट्रैप हो गए। कुछ देर बाद में अब यहाँ पर वेड भी आता है। वेड घर में आके सबसे पहले सोना की तरफ जाता है, जहाँ सोना के विंडो पर रेनी दिखाई देती है। वो जल्दी से डोर खोलता है और बाकी लोगों को अंदर से बाहर निकालता है। वो यहाँ पर पुलिस को कॉल करके बुलाता है, जिसके बाद में दोनों लेडीज को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इयान मर चुका था। माइकल को इसका बहुत ही पछतावा होता है। वो सोचता है कि अगर उसने नशा नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। और इसी के साथ में अब यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी ट्रू इवेंट पर बेस्ड हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 240 डिग्री फ़ारेनहाइट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।